हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। दोस्तों, जो आज की वीडियो है वो है बिजनेस फाइनेंस या सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस के ऊपर। आज की जो हम वीडियो करेंगे, डिस्कस करेंगे, ये टॉपिक जो है ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है। कॉमर्स के स्टूडेंट हो आप, चाहे मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो, इवन आर्ट्स के और बाकी सभी स्टूडेंट्स को भी इस टॉपिक को ज़रूर समझना चाहिए, क्योंकि बिज़नेस हम सबकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, क्या डिस्कस करेंगे, मैं थोड़ा आपको ओवरव्यू देता हूँ। सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, एक तो समझेंगे बिजनेस फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब होता है यहाँ पे फंड या वित्त बोलते हैं हिंदी में, वित्त। और फाइनेंस का मतलब यहाँ पे है फंड या धन। मतलब कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो बिना पैसे के, बिना फाइनेंस के, बिना वित्त के, बिना फंड के शुरू हो जाए। इसलिए सभी बिजनेस को पैसे की ज़रूरत तो होती है। और एक बात और, बिज़नेस कॉमर्स के स्टूडेंट ही नहीं करते, आर्ट्स और साइंस के स्टूडेंट्स भी करते हैं। तो इसलिए सबको ये ज्ञान होना चाहिए कि जब हम बिज़नेस करें, एक तो बिज़नेस के लिए कौन कौन से फंड या फाइनेंस की ज़रूरत होती है, और दूसरा ये फंड फाइनेंस हम कहाँ कहाँ से अरेंज कर सकते हैं, क्या क्या हमारे पास सोर्सेज होते हैं। आम आदमी बस दो ही सोर्स समझता है कि लोन ले सकते हैं हम, या खुद अपना पैसा, अपना घर बेच के पैसा इंट्रोड्यूस कर दे। ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। जितना बड़ा बिजनेस होता है उतने ज़्यादा सोर्सेज उसके पास होते हैं फंड अरेंज करने के, फंड को इकट्ठा करने के। तो चलिए आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, पहले समझ लेते हैं फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस दो तरह का हो सकता है आपका। एक तो होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग बिजनेस उसको बोलते हैं जिसमें हम गुड्स को लेते और बेचते हैं, मतलब बाइंग एंड सेलिंग। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में ये होता है गुड्स को हम प्रोड्यूस करते हैं। तो आपका बिजनेस चाहे ट्रेडिंग हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, बिना पैसे के तो शुरू हो ही नहीं सकता। बट ट्रेडिंग के अंदर बिजनेस की, मतलब जो ट्रेडिंग बिजनेस होता है उसमें फ़ंड की कम ज़रूरत होती है, और मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में आपको मशीनें ख़रीदनी पड़ेंगी, एक यहाँ पे फैक्ट्री लगाने के लिए बड़ी जगह चाहिए, मशीन चाहिए, बिल्डिंगें चाहिए, ज़्यादा मटेरियल चाहिए, तो इसलिए ज़्यादा फंड की ज़रूरत है। और ट्रेडिंग के अंदर तो आपको बाइंग एंड सेलिंग करनी है, माल लेते हैं दूसरे से। ट्रेडिंग में क्या होता है, गुड्स को लेते हैं और आगे सेल कर देते हैं, बाइंग सेलिंग होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ब्रेड लाते हैं ख़रीद के और अपनी दुकान पे रख के उसको बेचते हैं, तो ये भी ट्रेडिंग कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, आप फ़ोन बेचते हैं सैमसंग के या एप्पल के, तो वो भी ट्रेडिंग है, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। तो ट्रेडिंग में कम फंड की ज़रूरत है, मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा फंड की ज़रूरत है। बिज़नेस का साइज़ अगर ज़्यादा बड़ा है तो ज़्यादा फंड की ज़रूरत है, बिज़नेस का साइज़ छोटा है तो कम फंड की ज़रूरत है। बिजनेस का नेचर, बिजनेस अगर आपका सीजनल है, मतलब कोई मटेरियल सीज़न में मिलता है तो ज़्यादा फंड की ज़रूरत है, और अगर मटेरियल पूरे 12 महीने मिलता है तो कम फंड की ज़रूरत है। तो इन फंड को आप कहाँ से अरेंज कर सकते हैं, चलिए समझते हैं। मगर पहले आपको समझना है नीड। एक बिजनेस को फंड की नीड, तीन तरह के फंड की नीड होती है। एक होता है लॉन्ग टर्म नीड, एक होता है मीडियम टर्म नीड, एक होता है शॉर्ट टर्म नीड। लॉन्ग टर्म नीड किसकी? बिजनेस फाइनेंस की। लॉन्ग टर्म फाइनेंस नीड, मीडियम टर्म नीड या मीडियम टर्म फाइनेंस नीड, और एक होता है शॉर्ट टर्म नीड या शॉर्ट टर्म फाइनेंस नीड। समझिए आप ज़रा, पहले शॉर्ट टर्म की बात करते हैं। जब आपको लेस देन 1 ईयर के लिए आपको फंड चाहिए, आपको पैसा चाहिए 2 महीने के लिए, क्योंकि 2 महीने बाद आपका पैसा आएगा तो आप इस पैसे को रिटर्न कर देंगे। तो 1 ईयर से कम है, 12 मंथ से कम है, तो इसे हम शॉर्ट टर्म नीड में डालेंगे। आपको सैलरी की पेमेंट करनी है अपने बिजनेस में, जो एम्प्लॉय काम करते हैं, आपको रॉ मटेरियल ख़रीदना है, तो ये शॉर्ट टर्म नीड में आएंगे। आपको रेंट देना है, बिजली का बिल पे करना है, शॉर्ट टर्म नीड में आएंगे ये शॉर्ट टर्म नीड है। मीडियम टर्म की बात करते हैं। मीडियम टर्म नीड में 1 ईयर से 1 ईयर्स टू 5 ईयर बोल लो आप, या 10 ईयर बोल लो, जो आपको अच्छा लगे। कुछ बुक 5 ईयर बोलती है, कुछ बुक 10 ईयर्स बोलती है। 1 साल से 5 साल, आप 5 ईयर याद कर सकते हो। 1 साल से 5 साल के लिए जब आपको फंड की ज़रूरत है तो उसको हम बोलते हैं मीडियम टर्म नीड। मतलब आप 4-5 साल में पैसे वापस कर सकते हैं, 10 साल में रख सकते हैं। किस लिए चाहिए ये वाला फंड?
मशीन ख़रीदनी है आपको, आपको अपनी फर्म के अंदर न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करनी है, आपको अपने फर्म का मॉडर्नाइजेशन करना है, आपको थोड़ा एडवर्टीज़मेंट करना है बड़े लेवल पर, तो इसके लिए आपको फ़ंड चाहिए। तो आप इस फंड को मीडियम टर्म नीड में डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तीसरा है आपका लॉन्ग टर्म नीड। लॉन्ग टर्म नीड का मतलब 5 साल या 10 साल से ज़्यादा, 20 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए आपको फ़ंड चाहिए, आप बाद में रिटर्न करेंगे, तो उसे बोलते हैं हम लॉन्ग टर्म नीड। मतलब मोर देन 5 ईयर्स, कुछ बुकें मैं बोल रहा हूँ आपसे 10 ईयर्स भी बोलती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 साल से कम शॉर्ट टर्म, 1 साल से 5 साल या 10 साल के लिए मीडियम टर्म, 5 या 10 साल से ज़्यादा के लिए आपका लॉन्ग टर्म होगा। अच्छा, शॉर्ट टर्म का नीड मैंने बता दिया। आपकी शॉर्ट टर्म किस लिए चाहिए? आपको सैलरी की पेमेंट करने के लिए, रॉ मटेरियल ख़रीदने के लिए, रेंट की पेमेंट, मतलब डे टू डे लाइफ के एक्सपेंस पे करने के लिए आपको फ़ंड चाहिए। ये है शॉर्ट टर्म। मीडियम टर्म चाहिए आपको, मैंने बताया आपको एडवर्टीज़मेंट कराना है, आपको अपनी फर्म के अंदर मॉडर्नाइजेशन कराना है, आपको एक्सपेंशन कराना है, कोई मशीनरी ख़रीदनी है, तो यहाँ पर आपको मीडियम टर्म लोन चाहिए, मीडियम टर्म फंड चाहिए, फाइनेंस चाहिए। आपको चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब आप इस पैसे को 15-20 साल में वापस करने की पोजीशन में आएंगे। किस लिए चाहिए ये? आपको लैंड और बिल्डिंग ख़रीदनी है, ठीक है, आपको एक नई ब्रांच ओपन करनी है, ठीक है, आपको पूरी फर्म के अंदर टेक्निकल इनोवेशन या टेक्निकल चेंजेस करना है, पूरी तरह से आपको टेक्निक चेंज करनी है। इसके लिए आपको फ़ंड चाहिए, लॉन्ग टर्म नीड में डालेंगे इसको। ये लॉन्ग टर्म नीड है हमारी फर्म की फ़ंड की। दोस्तों ये बात हमें समझ आ गई, शॉर्ट टर्म नीड होती है, मीडियम टर्म नीड होती है और लॉन्ग टर्म नीड होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है हमारे सामने कि शॉर्ट टर्म नीड कहाँ से पूरी होगी आपकी, मीडियम टर्म नीड कहाँ से पूरी होगी आपकी, और लॉन्ग टर्म नीड कहाँ से पूरी होगी। पहले किसकी बात करते हैं? पहले लॉन्ग टर्म नीड की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म नीड को पूरा करने के लिए आपके पास कई रास्ते हैं, कई तरह के सोर्सेज हैं। एक तो है आपके पास ओनर्स फंड, मालिक अपना पैसा लगा दे, अपने पास से पैसा लेकर आए, ओनर्स फंड बोलेंगे इसको। दूसरा है आपके पास इक्विटी शेयर्स। देखो जो बड़ी कंपनी होती है ना, मतलब जो कंपनीज होती हैं, लिमिटेड कंपनी होती हैं, उनमें ओनर जो होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, तो ओनर्स फंड ही इक्विटी शेयर है। ठीक है दोस्तों, इक्विटी शेयर ओनर्स फंड इक्विटी शेयर ही है। बट कभी कभी ऐसा, अच्छा यहाँ पे इक्विटी शेयर का मतलब मैंने लिया है न्यू शेयर इशू करना। फॉर एग्जांपल आप समझने की कोशिश करो पहले इसको। एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर 100 शेयर होल्डर है, मतलब 100 ओनर हैं। सब ने कंपनी के अंदर 1-1 लाख रुपए इंट्रोड्यूस किया है। दोबारा समझते हैं। एक कंपनी के अंदर 100 ओनर हैं, सब ने 1 लाख रुपीज़ इंट्रोड्यूस किया हुआ है, तो एक कंपनी के अंदर 100 लाख रुपीज़, 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हुए हुए हैं। अब कंपनी को कुछ पैसे की और ज़रूरत है, मान लो कंपनी को 50 लाख रुपए की और ज़रूरत है, सभी ओनर 50,000 अरेंज करके देते हैं, तो हो गया ना ओनर फंड। मगर कंपनी ओनर, पुराने ओनर कहते हैं भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम नहीं दे सकते, 50,000 सब ओनर बना कर रहे हैं, तो फिर कंपनी नए शेयर इशू कर सकती है। अब नई शेयर इशू करेगी तो इसका मतलब ओनर सब बढ़ जाएंगे। कंपनी के पास जो पहले 100 ओनर थे, अब वो 100 की जगह 150 या 200 या 300 इस तरह से बढ़ जाएंगे। जब कंपनी और शेयर इशू करेगी तो और बढ़ जाएंगे। जो इनको इक्विटी शेयर इशू किया जाएगा वो सब ओनर्स हैं, और ओनर्स लगातार बढ़ते चले जाएंगे अगर हम नए शेयर इशू करेंगे। ठीक है। एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। एक होता है आपका डिबेंचर्स, डिबेंचर्स इन्हें कभी कभी हम बॉन्ड्स भी बोलते हैं। एक होता है आपका रिटेन्ड अर्निंग्स, एक होता है आपका
लॉन्ग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यहाँ इन सोर्सेज से आप लॉन्ग टर्म फंड अरेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ज़रा शॉर्ट टर्म की बात कर मीडियम टर्म की बात करते हैं, कहाँ से अरेंज होगा। मीडियम टर्म के अंदर आप इन दोनों को हटा दो, इन दोनों को हटा दो, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बैंक लोन मिल सकता है आपको, रिटेन्ड अर्निंग, वगैरह यूज़ कर सकते हो आप। शॉर्ट टर्म में कहाँ से आपके पास फंड आ सकता है? सबसे अच्छा तरीका है आपके पास बैंक लोन। दूसरा अच्छा तरीका है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट दोस्तों मैं एक एक करके आपको सब डिटेल समझाऊंगा। अभी आप पहले एक मैं इनके नाम लिख रहा हूँ, पहले समझ लीजिए आप। बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, एक होता है आपका पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट्स ले सकते हैं आप दोस्तों। एक होता है आपके पास सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स ले सकते हैं आप। इंटर कंपनी डिपॉजिट हो सकता है, इंटर कंपनी डिपॉजिट्स हो सकता है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल हो सकते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल रिसीवेबल्स, BR। और आपके पास हो सकता है क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर्स, क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर्स। ठीक है दोस्तों, पहले समझने की कोशिश करते हैं इधर वाले शॉर्ट टर्म नीड्स क्या है। बैंक लोन, आपको 6 महीने के लिए पैसा चाहिए, आप बैंक के पास जाइए, आप बैंक की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरे कर दीजिए आप, और आप बैंक से लोन ले सकते हैं। 6 महीने के लिए, आप 1 महीने के लिए लीजिए, 2 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, 12 महीने के लिए आपको आराम से लोन मिल जाएगा। तो बैंक लोन सबसे अच्छा तरीका है। और एक बात समझिए आप, बैंक फर्म्स को लोन, बिजनेस को लोन बहुत जल्दी देते हैं विद कंपेयर टू आपको पर्सनल लोन। पर्सनल लोन बैंक देना पसंद नहीं करते। बिज़नेस लोन आप अपनी बिज़नेस शो कीजिए, फर्म शो कीजिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्म के लेके जाइए, फर्म के पूरी आप अकाउंटिंग प्रेजेंट कीजिए उनके सामने, तो आपको लोन दे देंगे। तो बिज़नेस के लिए बैंक लोन बेस्ट तरीका है आपका, क्योंकि बैंक का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बहुत कम होता है आपका। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट किसको मिलता है? बैंक ओवरड्राफ्ट समझ लीजिए, बैंक ओवरड्राफ्ट एक फैसिलिटी होती है जो फर्म बिजनेसमैन या बिज़नेस को देता है। उसमें ये होता है कि आपके पास बैंक में पैसे नहीं हैं, तब भी आप अगर चेक काट के चेक इशू करेंगे तो बैंक उसकी पेमेंट कर देगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, इसके अकाउंट में 10,000 रुपीज़ पड़े हुए हैं क्रेडिट बैलेंस। जब बैंक में हमारा पैसा पड़ा होता है तो उसको हम क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। कंपनी ने चेक इशू करा, चेक इशूड ₹50,000, मतलब अकाउंटेंट ने या जो चेक इशू कर रहा था उसने ध्यान नहीं दिया कि बैंक में कितना पैसा पड़ा है, 10,000 पड़े हैं, मगर उन्होंने चेक इशू कर दिया 50,000 का। बैंक ने अगर इसको बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी है तो बैंक 40,000 अपने पास से ऐड करके इसकी पेमेंट कर देगा। तो जो ये 40,000 की क्रेडिट मिली, मतलब एक तरह से इसको पैसा मिला है, ये है बैंक ओवरड्राफ्ट। जब वो पैसा अपने अकाउंट में डालेगा तो बैंक अपना पैसा ले लेगा, और बैंक इस पर कुछ इंटरेस्ट चार्ज भी कर सकता है ओवरड्राफ्ट पर। एक तरह से लोन ही है ये भी। बढ़िया, आपको ना मतलब जब मर्जी आप ले सकते हो, आप चेक डालो, पेमेंट करो, आराम से पेमेंट हो जाएगी, आपके पास से पैसा चला जाएगा। पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है कि कुछ कंपनीज भी पब्लिक से डिपॉजिट रिसीव करती हैं, जैसे बैंक रिसीव करते हैं पब्लिक। आप बैंक में पैसा जमा करने जाते हैं, डिपॉजिट विद द बैंक। कुछ कंपनियां भी ऐसे ही अकाउंट खोल देती हैं पब्लिक के लिए, और पब्लिक उसमें डिपॉजिट ले लेते हैं पब्लिक से, उसको इंटरेस्ट देते हैं। बट कंपनी जो इंटरेस्ट देती है पब्लिक डिपॉजिट पर वो ज़्यादा होता है विद कंपेयर टू बैंक। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है आपका इंटर कंपनी डिपॉजिट। इंटर कंपनी डिपॉजिट में
आपका आता है कभी कभी कंपनी, जैसे फॉर एग्जांपल दो कंपनी है, एक्स लिमिटेड है एक कंपनी एक्स लिमिटेड है, एक कंपनी वाई लिमिटेड है। दोनों आपस में फ्रेंड हैं, दोनों कंपनी के ओनर, मतलब दोनों कंपनी में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। इस कंपनी के पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा है, इस कंपनी के पास नहीं है, तो उसने इस कंपनी को कुछ पैसा दे दिया, डिपॉजिट कर दिया। फिर इसको नीड पड़ेगी तो ये कंपनी पैसा दे देगी आपस में, तो इससे इंटर कंपनी डिपॉजिट बोलते हैं। एक कंपनी दूसरी कंपनी के पास पैसा डिपॉजिट कर देती है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल को आप इतना समझ लो कि ट्रेड बिल होता है। ये ट्रेड बिल, ये इसको मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने किसी कस्टमर को माल बेचा 1,00,000 रुपए का, वो कस्टमर कह रहा है मैं आपको 3 महीने बाद पैसे दूंगा। आपने उससे एक बिल रिसीव कर लिया, ट्रेड बिल बोलते हैं। उसमें ये लिखा जाएगा कि मैं आपको आप लिखोगे कि आप बिल रिसीवेबल को ना हमेशा सेलर लिखता है। सेलर कस्टमर के ऊपर लिखेगा कि आप मुझे 3 महीने बाद पैसे दोगे, और जो कस्टमर है वो उस पर साइन कर देगा, डेटर उस पर साइन कर देगा, तो ये बिल रिसीवेबल बन गया। बिल रिसीवेबल को आप बैंक में लेके जाओ, बैंक उसके बदले पैसे दे देता है, उस बिल को रख लेता है। मतलब आप बिल को एक तरह से बेच सकते हो। जब बिल को आप सेल करोगे, बेचोगे, तो बैंक पूरे 1,00,000 रुपये नहीं देगा आपको, कुछ पैसे काट के डिस्काउंट काटेगा 500, 400 या 1000, तो आपको बाकी पैसे मिल जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं हम डिस्काउंटिंग ऑफ बिल रिसीवेबल। दोस्तों, क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर तो बहुत अच्छी चीज़ है। जिस कंपनियों की क्रेडिट गुडविल अच्छी होती है मार्केट में, तो उनको सप्लायर आराम से माल बेच देते हैं उधार। देखिए, आपने ज़रा आपने सप्लायर से माल ख़रीदा, गुड्स खरीदी 1,00,000 रुपए की। कस्टमर, आपने माल खरीदा 1,00,000 रुपए का, और सेलर से कहा, सप्लायर से कहा कि पेमेंट मैं 3 महीने बाद करूँगा। ठीक है, सप्लाई करा, नो प्रॉब्लम सर, 3 महीने बाद पैसे कर दे देना। आपने इस गुड्स को लेने के बाद अभी बेच दी, आपके पास 1,00,000 रुपया आ गया। इस 1,00,000 रुपये को आप 3 महीने तक यूज़ कर रहे हो, फिर दोबारा उससे गुड्स खरीद रहे हो, बेच रहे हो, खरीद रहे हो, बेच रहे हो। 3 महीने तक आप इस पर कई बार बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। इस पैसे से आप पैसा कमा रहे हो, और 3 महीने बाद उसका पैसा रिटर्न कर दो, तो हुआ ना ये चीज़, क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर। ये बहुत अच्छी चीज़ है, बट मार्केट में गुडविल अच्छी होनी चाहिए सप्लायर से क्रेडिट लेने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये हैं शॉर्ट टर्म नीड्स के सोर्सेज। लॉन्ग टर्म नीड के सोर्सेज क्या हैं, ज़रा समझते हैं। प्रेफरेंस शेयर, अभी मैं थोड़ी डिटेल दूंगा प्रेफरेंस शेयर्स की, आप समझ लीजिए बस। डिबेंचर्स, इसकी भी डिटेल देंगे। बैंक लोन भी मिल सकता है आपको 1 साल, 2 साल, 5 साल तक के लिए। रिटेन अर्निंग क्या होता है? रिटेन्ड अर्निंग कंपनी का जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट, उस प्रॉफिट के 3 हिस्से किए जाते हैं। एक तो टैक्स दिया जाता है गवर्नमेंट को, एक मालिक को हिस्सा दिया जाता है। जब मालिक को हिस्सा देते हैं तो उसे बोलते हैं डिविडेंड, और कुछ पैसा फ्यूचर के लिए बचा लेते हैं, जिसे रिजर्व भी कहते हो आप, और रिटेन्ड अर्निंग भी बोलते हो। रिटेन्ड अर्निंग, जैसे आपका प्रॉफिट है 1,00,000 रुपीज़, गवर्नमेंट को आपने 30,000 का टैक्स दिया, 40,000 आपने मालिकों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ओनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, शेयर होल्डर्स में। 30,000 आपने फ्यूचर के लिए बचा के रख लिए। जैसे हमारे पापा मम्मी सेविंग करते हैं फ्यूचर के लिए, सेव करते हैं पैसा, तो इसी तरह से कंपनीज़ भी सेव करती हैं पैसा फ्यूचर नीड्स के लिए। उस सेविंग का नाम हमारा रिटेन्ड अर्निंग होता है। ठीक है दोस्तों, अपना पैसा बचा के रखा हुआ है, जब नीड आई उस पैसे को ही इन्वेस्ट कर देंगे हम लोग, तो रिटेन्ड अर्निंग हुआ ना, अच्छी चीज़। अब आते हैं लॉन्ग टर्म सोर्सेज के ऊपर। ऑनर फंड और शेयर, इक्विटी शेयर मैंने बता दिए थे आपको। इक्विटी शेयर इशू करो, प्रेफरेंस शेयर्स इशू करो, डिवेंचर्स इशू कर सकते हो। रिटेन अर्निंग आपको समझ आ गया। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो आपको बड़ी इजीली लोन दे देती हैं। ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ भी होती हैं, बैंकिंग कंपनीज़ भी होती हैं, और भी बहुत सारे आजकल सोर्सेज हैं जहाँ से आप फंड ले सकते हैं। ये सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आ गए। दोस्तों, अब आपको डिटेल में समझना है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड डिवेंचर्स। इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, इन्होंने डिफरेंसेस भी करते हैं। चलिए समझते हैं इनको। अब दोस्तों, ज़रा समझाने के लिए मैं इसको रेस करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं शेयर्स की। शेयर्स आर ऑफ 2 टाइप्स।
शेयर्स दो टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं हम इक्विटी शेयर्स। एक्चुअली रियल शेयर यही होते हैं, इनको हम ऑर्डिनरी शेयर्स भी कहते हैं। दूसरे शेयर होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, ये रियल शेयर होल्डर नहीं होते। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर आप समझने की कोशिश कीजिए क्या है। प्रेफरेंस का मतलब होता है कुछ राइट्स। जब कंपनी शेयर होल्डर को कुछ राइट्स देती है तो उनको प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। कैसे राइट्स? ज़रा फॉर एग्जांपल, आप एक कंपनी के शेयर होल्डर बने, शेयर होल्डर मीन्स मालिक बने, तो आपके पास जो कंपनी के पास प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट जो आएगा, कंपनी का प्रॉफिट जो होगा, उस प्रॉफिट में से पहले पेमेंट होंगी टैक्स वगैरह की, फिर पेमेंट होगी इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, प्रॉफिट दिया जाएगा कुछ, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड बोलते हैं इसको। जो बचेगा वो आपका होगा, इक्विटी शेयर होल्डर का होगा। मतलब जब आप एक बिज़नेस शुरू करते हैं, अगर आप किसी बिज़नेस के मालिक हैं, तो सभी पेमेंट्स करने के बाद लास्ट में जो पैसा बचेगा वही तो आपका है, वही तो प्रॉफिट है। और हो सकता है ना बचे, रिस्क है ना। सभी पेमेंट्स कर दी, आपके पास पैसा ही नहीं बचा, आपके लिए प्रॉफिट बचा ही नहीं है, तो इट इज़ रिस्की। तो आप कहते हैं कंपनी से, सर मुझे इक्विटी शेयर नहीं चाहिए, ये तो रिस्की हैं, क्या पता लास्ट में पैसा बचे ना बचे, सारी पेमेंट्स करने के बाद आप हमें पैसा दोगे, नहीं हमें नहीं चाहिए ये शेयर, हमें तो ऐसा दो जो कम रिस्की हो। तो आप क्या ले लो? प्रेफरेंस शेयर्स ले लो। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? कंपनी जब इशू करती है तो आपको ना एक कूपन रेट बताती है, कूपन रेट, जैसे 10% या 12% आगे ही लगा होता है नाम के साथ, प्रेफरेंस शेयर्स। या हो सकता है इस तरह से हो 10% प्रेफरेंस शेयर्स। दोस्तों जो ये कूपन रेट है आगे लगा है, इसका मतलब है आपको कंपनी को प्रॉफिट कितना भी ज़्यादा हो, आपको 10% का लाभ हर साल मिलेगा। ठीक है, अच्छी बात है। आप कंपनी में 100 रुपये इन्वेस्ट करो, 10 रुपये आपका लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया। आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करो, 10,000, 1 करोड़ इन्वेस्ट करो, 10 लाख रुपए आपको हर साल मिलेंगे ही एज ए प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट को प्रॉफिट नहीं कहते, हम कहते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड मिलेगा आपको। तो इनका डिविडेंड जो होता है फिक्स कर दिया जाता है कंपनी से। पहला डिफरेंस, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। दूसरा डिफरेंस समझना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कंपनी के अंदर, अगर कंपनी कभी समाप्त होती है, कंपनी कभी ख़त्म होती है, डिसॉल्व होती है, तो इनके पैसे इनसे पहले रिटर्न किए जाएंगे, वापस पहले किए जाएंगे। दोबारा समझो, इनको डिविडेंड फिक्स रेट से मिलता है, कूपन रेट जो होता है। दूसरा डिफरेंस, इनको कंपनी समाप्त होने की इस पोजीशन में इनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिलेगा, क्योंकि इनके पास ये राइट है। दो डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस समझिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पहले मिलता है और लास्ट में इनको मिलता है, इसलिए इन पे हो सकता ना बचे, बट इनको तो इनसे पहले मिल जाएगा, तो इनको इसलिए इनको डिविडेंड यहाँ पे फर्स्ट डिविडेंड बोलते हैं। दोबारा समझिए, फिक्स रेट से डिविडेंड, फर्स्ट डिविडेंड इनसे पहले मिलेगा। तीसरा, कंपनी अगर समाप्त होने लगी तो इनका पैसा पहले ही रिटर्न हो जाएगा। चौथा डिफरेंस समझिए, ये कम रिस्की होते हैं, इक्विटी शेयर ज़्यादा रिस्की होते हैं। पांचवा डिफरेंस समझिए, पांचवा डिफरेंस होता है, कंपनी के अंदर जब कभी डिसीज़न लिए जाते हैं, रिजोल्यूशन लिए जाते हैं, तो कंपनी की मीटिंग में, एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है, कंपनी की मीटिंग में इनको कोई जाने का राइट नहीं होता, मतलब इनको वोटिंग राइट नहीं होता, इनको कंपनी का वोटिंग राइट होता है। दोबारा समझिए, इक्विटी शेयर होल्डर आर दी ट्रू ओनर ऑफ ए कंपनी, ये रियल कंपनी के ओनर होते हैं, और इनको क्या होता है, सबसे लास्ट में प्रॉफिट मिलता है, इसलिए ज़्यादा रिस्की होते हैं। डिफरेंस समझ आ गए? इनको सबसे लास्ट में डिविडेंड मिलता है, इनको पहले डिविडेंड मिलता है, इनकी कोई फिक्स रेट नहीं होती, इनको कोई फिक्स रेट नहीं होती, जबकि इनको फिक्स रेट से डिविडेंड दिया जाता है। ज़रा एक एग्जांपल से मैं आपको और क्लियर करता हूँ। मान लो 3 सिचुएशंस हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कंपनी के पास प्रॉफिट है कंपनी के पास 100 रुपीज़ का, 100 रुपीज़
₹100। ठीक है दोस्तों। और इस कंपनी के पास 12% प्रेफरेंस शेयर्स हैं 500 के। ठीक है दोस्तों। थोड़ा ये 100 है, इसे चेंज करते हैं। यहाँ पर है आपका 70 और यहाँ पर है आपका 60। ठीक है दोस्तों। प्रॉफिट 100 है। इस प्रॉफिट में सबसे पहले इनको डिविडेंड दिया जाएगा, इनका नाम होता है प्रेफरेंस डिविडेंड। 12% 500 का आएगा आपका, ₹60 दे दिया। तो अब बचा कितना प्रॉफिट, ₹40। ये है प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। 60 दिया तो 10 ही बचा, ये प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अच्छा 60 में से 60 दिया तो 0 बचा। ठीक है ना, नहीं मिलेगा अब इनको। अच्छा ऐसा भी हो सकता है कंपनी को प्रॉफिट हो, फोर्थ सिचुएशन, ₹200 का, तो 60 दिया, अब 140, अब सारा का सारा इनका है। देखो प्रॉफिट ज़्यादा है तो भी इनका है, कम है तो भी इनका, नहीं है तो भी इनका है, तो इसलिए ये ज़्यादा रिस्की होते हैं। क्लियर दोस्तों, समझ आ गया, डिफरेंसेस आपको समझ आ गए। इक्विटी शेयर जो होते हैं ज़्यादा रिस्की होते हैं प्रेफरेंस शेयर की तुलना में, इनको फर्स्ट डिविडेंड मिलता है। दोबारा डिफरेंस दोबारा क्लियर करते हैं। Preference shareholder gets first dividend. Equity shareholder get dividend at the end. They get dividend at the fixed rate. फिक्स रेट से डिविडेंड मिलेगा। देयर इज नो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इन द केस ऑफ इक्विटी शेयर। जितना प्रॉफिट बचेगा वो सब इनका होगा। तीसरा डिफरेंस है प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट दी मनी रिटर्न इन द केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी बिफोर पेमेंट टू द इक्विटी शेयर होल्डर। मतलब इनको जो पैसे मिलेंगे एट द टाइम ऑफ जब कंपनी ख़त्म हो जाएगी तो इनको पहले मिलेंगे, इनको सबसे लास्ट में मिलेंगे। दे हैव नो वोटिंग राइट। दे हैव वोटिंग राइट, इनको वोटिंग राइट होता है। क्लियर है दोस्तों। अब मैं समझता हूँ कि आपको इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे क्या शेयर्स हैं। पब्लिक जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो रिस्क की सिचुएशन में इनको पसंद करते हैं इनकी तुलना में, बस आप इतना याद रखें। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, समझते हैं डिवेंचर्स। डिवेंचर्स दोस्तों, कंपनियां कभी कभी इक्विटी शेयर की जगह डिवेंचर्स इशू करना पसंद करती हैं। डिवेंचर्स के कंपनी को कई फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा समझिए डिवेंचर इशू करने का, कि डिवेंचर जो होता है वो सस्ती कैपिटल होती है। ये बहुत महंगी होती है इक्विटी और प्रेफरेंस। डिवेंचर जो होती है वो सस्ती कैपिटल होती है, पहला फ़ायदा कंपनी को। दूसरा फ़ायदा ये होता है जब डिवेंचर इशू करती है कि कंपनी को टैक्स बेनिफिट मिलता है। मतलब टैक्स डिवेंचर पे जो डिवेंचर मिलता है, डिवेंचर जो बेचती है कंपनी, जब उसमें जो इंटरेस्ट होता है उस पे इंटरेस्ट पे टैक्स पब्लिक देती है, जबकि शेयर्स में जो डिविडेंड देते हैं उस पे टैक्स कंपनी अपनी जेब से देती है। तो दूसरा फ़ायदा है टैक्स की बचत हो जाती है, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना पड़ता। एक फ़ायदा और होता है डिवेंचर इशू करने का, अगर आप शेयर इशू करेंगे तो कंपनी के ना शेयर होल्डर बढ़ जाते हैं, और शेयर होल्डर बढ़ना किसी कंपनी के लिए एक बेटर सिचुएशन नहीं होती। और अगर आप शेयर डिवेंचर इशू करें तो शेयर होल्डर नहीं बढ़ेंगे। डिवेंचर है क्या? डिवेंचर इज ए पार्ट ऑफ लोन रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक। मतलब आपको लोन चाहिए, आप बैंक में ना जाओ, एक काम करो, आपको 1 लाख रुपए का लोन चाहिए, बैंक में नहीं जा रहे आप, आपने कहा है 100 रुपीज़ सब बंदे दे दो, और आपने 1000 बंदे इकट्ठे करे, पब्लिक से कहा है 1000 पब्लिक बंदों को इकट्ठा करा, आप हम सब 100 रुपीज़ का लोन दे दो, हम इस लोन पर आपको इंटरेस्ट भी देंगे। कितना इंटरेस्ट देंगे? इनके लिए भी एक कूपन रेट होती है। जैसे मान लो आप बोले 10% हम डिवेंचर पे इंटरेस्ट देंगे हर साल। पब्लिक सोचेगी ठीक है यार 10% मिल रहा है, बैंक से तो हमको 2-2.5% 3% मिलता है, एक साल का 10% मिल रहा है, बहुत अच्छा है। तो आपको पब्लिक लोन दे देगी, तो आप उन सब से 100 रुपीज़ लोगे, आप उनको एक सर्टिफिकेट दे दोगे, वो सर्टिफिकेट ही डिवेंचर होता है। तो ये शेयर्स नहीं है, ये क्या है? लोन है। ठीक है, पब्लिक से लिया गया लोन डिवेंचर कहलाता है, इस पर आप इंटरेस्ट देते हैं। अब डिफरेंस समझिए,
डिवेंचर्स में और इक्विटी शेयर्स में क्या डिफरेंस, बस शेयर समझ लीजिए आप। शेयर्स और डिवेंचर में क्या डिफरेंस है। शेयर इज़ ए पार्ट ऑफ कैपिटल, शेयर जो होता है कैपिटल का पार्ट होता है, डिवेंचर जो होता है वो लोन का पार्ट होता है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस समझिए, शेयर्स पे कंपनी जो देती है वो डिविडेंड देती है, जबकि डिवेंचर पे इंटरेस्ट मिलता है। दो डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस, शेयर्स पे कंपनी को टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, मैंने अभी बताया टैक्स बेनिफिट कोई नहीं मिलता, जबकि डिवेंचर पे टैक्स बेनिफिट मिलता है, टैक्स कंपनी की जेब से नहीं जाता। चौथा डिफरेंस, डिवेंचर होल्डर को कंपनी के अंदर आने के लिए अनुमति नहीं होती, कोई वोटिंग राइट नहीं होता, कोई मीटिंग में पार्टिसिपेशन नहीं मिलता, जबकि इनको मीटिंग में पार्टिसिपेशन दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, डिवेंचर जो होते हैं वो रिडीमेबल होते हैं। लोन अगर आपने किसी से लिया तो वापस भी तो करोगे एक दिन, तो डिवेंचर जो होते हैं वो रिडीमेबल होते हैं, इनके पैसे वापस करने पड़ते हैं मैच्योरिटी पर, जबकि शेयर्स के पैसे वापस नहीं करने पड़ते, केवल प्रेफरेंस शेयर्स के पैसे वापस करने पड़ते हैं, इक्विटी के नहीं। ठीक है दोस्तों, एक डिफरेंस और समझ लीजिए, डिवेंचर्स को कंपनी डिस्काउंट पे भी बेच सकती है। 100 का डिवेंचर है, आप 98 रुपीज़ में बेच रहे हो, इशू करना, जबकि शेयर्स कभी डिस्काउंट पे इशू नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक डिफरेंसेस हैं, ये आप याद कर लेना। और अगर कोई डाउट है इन कॉन्सेप्ट्स को लेकर तो आप हमें कमेंट कीजिए और हम अगली वीडियो में उनको कंसीडर करने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, बिजनेस फाइनेंस कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ये कॉमर्स की क्लास हर क्लासेस में यूज़ होता है, ये 11th में भी होता है, 12th में भी होता है, और ग्रेजुएशन में आप कोई भी कोर्स कर रहे हो कॉमर्स और मैनेजमेंट से रिलेटेड सब में ही ये टॉपिक आता है। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से मुलाकात होगी। बाय बाय।